दोस्तों नमस्कार। राजनीति विज्ञान विषय से संबंधित आज हम एक नए टॉपिक संघीय व्यवस्था यानी फेडरल सिस्टम से संबंधित सभी क्वेश्चनों को एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय संघवाद को संविधान में वर्णित किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। तो भारतीय संघवाद को राज्यों का एक यूनियन के रूप में जाना जाता है, द यूनियन ऑफ द स्टेट। आप देख सकते हैं भारतीय संघवाद को संविधान में राज्यों का एक यूनियन यानी संघ के रूप में वर्णित किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 यानी आर्टिकल 1 में लिखा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। ठीक है, भारत अर्थात इंडिया क्या होगा? राज्यों का एक संघ होगा। इंडिया दैट इज भारत शेल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। इसलिए भारत जो है राज्यों का संघ के रूप में भारत को जाना जाता है, ना ही संघात्मक रूप में, ना ही अर्धसंघात्मक रूप में, ना ही एकात्मक रूप में। इसीलिए भारत को, ठीक है, यूनियन ऑफ द स्टेट यानी राज्यों का संघ के रूप में जाना जाता है। यहाँ पे किसी भी राज्य को अलग होने की शक्ति नहीं दी गई है। इन सभी राज्यों का एक सर्वोच्च क्या है? केंद्र को माना गया है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, भू राजस्व संविधान में उल्लिखित किस कर की श्रेणी में आता है? तो भू राजस्व किसकी श्रेणी में आएगा? कर जो पूरी तरह राज्य के दायरे में आता है, यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैंने इससे पहले वाली क्लास में बताया था आपको कि भू राजस्व किसका भाग है? ठीक है, राज्य सूची का भाग है। तो जहां पे राज्य सरकार आएगा वो राइट हो जाएगा। आप देख सकते हैं राज्यों द्वारा उद्ग्रहित, संग्रहित एवं उपभोग किए जाने वाले करों में भू राजस्व कर सबसे प्रमुख कर है। और इस तरह भू राजस्व कर ऐसे कर होते हैं जो पूरी तरह राज्य के दायरे में आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संघवाद बल देता है। तो भारतीय संघवाद, ठीक है, किस पर बल देता है? राष्ट्र की एकता पर। ठीक है, यानी भारतीय संघवाद का एक ही उद्देश्य है कि राष्ट्र की एकता। आप देख सकते हैं इसका एक्सप्लेनेशन, भारतीय संविधान में संघ और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन इस प्रकार किया गया है कि संघ मजबूत रहे। इस प्रकार भारतीय संघ राष्ट्र की एकता पर बल देता है। तात्पर्य है कि अमेरिकी संघ का निर्माण वहां के राज्यों ने किया है, जबकि भारत में संघ ही राज्य का निर्माण करता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, संघीय संविधान की सामान्य विशेषताओं की सूची नीचे दी गई है। अंत में दिए गए कूट की सहायता से उन विशेषताओं का चयन कीजिए। तो इसे देख लेते हैं, फोर्थ का। ठीक है, तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, यानी पहला, दूसरा और फोर्थ जो है इसमें राइट हो जाएगा और तीसरा इसमें रॉन्ग हो जाएगा। लिखित एवं दुष्परिवर्तनशील संविधान बिल्कुल राइट हो जाएगा। हमारा संविधान लिखित भी है और उसमें चेंजेज भी होते हैं। केंद्र और संघ तरित इकाइयों के मध्य शक्तियों का बंटवारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, जो पावर है डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है उसका केंद्र और राज्य में। ठीक है, उसमें भी लिस्ट बनाएगी, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तीसरा है विधायिका और कार्यपालिका के मध्य शक्ति पृथक्करण, ये इसमें रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, हमारे संविधान में कार्यपालिका और विधायिका के मध्य जो है शक्ति का पृथक्करण जो है ये हमारी संघात्मक शासन प्रणाली की देन नहीं है, ये जो है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषता होती है। और द्विसदनीय राष्ट्रीय विधानमंडल, ठीक है, द्विसदन हमारे राष्ट्रीय विधानमंडल में बिल्कुल है। एक है क्या है? एक विधानसभा और एक विधान परिषद। आप देख सकते हैं संघीय संविधान की प्रमुख विशेषता लिखित और कठोर संविधान, संघ तथा इकाइयों के बीच शक्तियों का वितरण होता है। और द्विसदनीय संघीय विधानमंडल समय समय पर संविधान के प्रावधानों की व्याख्या करने के लिए एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका जो संघ और उसकी इकाइयों के मध्य संवैधानिक विवादों का समाधान करने हेतु अंतिम निर्णायक के रूप में कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस संघात्मक राज्य में इकाइयों को संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया को प्रारंभ करने की कोई शक्ति नहीं दी गई है? तो किसे नहीं दी गई है? यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारत को। ठीक है, भारत यानी संघात्मक राज्य में इकाइयों को, ठीक है, संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया प्रारंभ करने की कोई शक्ति नहीं दी गई है, इंडिया में नहीं दी गई है। और यह पावर जो है संयुक्त राज्य अमेरिका को दी गई है। यानी वहाँ पे स्टेट को
किसी भी संशोधन के लिए अपने आप बिल लाना पड़ता है, स्टेट अपने तरीके से इसको कर सकता है। लेकिन यहाँ पे यूनियन ऑफ द स्टेट है, इसलिए जो है राज्य की किसी भी भाग में या किसी भी चीज़ में संशोधन करना है तो उस केंद्र के माध्यम से किया जाएगा। आप देख सकते हैं स्विट्जरलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा ऑस्ट्रेलिया में इकाइयों को संवैधानिक संशोधन प्रारंभ करने की शक्ति दी गई है, परंतु भारत में इकाइयों को संवैधानिक संशोधन प्रारंभ करने की शक्ति नहीं दी गई है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 368 में इस विषय पर स्पष्ट व्यवस्था दी गई है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, किसने कहा है? तो भारतीय संविधान को अर्धसंघात्मक यानी आधा संघात्मक है और आधा एकात्मक है। ये किसने कहा था? ये केसी ह्यूयर के द्वारा कहा गया था। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं केसी ह्यूयर, ठीक है, पुस्तक उनकी कौन सी थी? फेडरल गवर्नमेंट ने भारतीय संविधान को अर्धसंघीय यानी क्वासी फेडरल कहा है, ठीक है, वो हमारे संविधान को क्वासी फेडरल मानते हैं। उनके अनुसार भारतीय संविधान एक ऐसी शासन प्रणाली की व्यवस्था करता है जो परिसंघ कल्प है। यह एकीक राज्य है जिसमें कुछ अनुसंघी परिसंघीय लक्षण हैं। यह अनुसंघी एकीक लक्षण वाला परिसंघीय राज्य नहीं है, ये उनका मानना था। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, भारतीय संविधान निर्माताओं द्वारा संघीय ढांचा अपनाने का एक कारण यह था। तो कौन सा कारण था? इसे देश में जाति, धर्म, भाषा की भिन्नता के कारण स्वीकारा गया है। बिल्कुल ये राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि भारतीय संविधान निर्माताओं द्वारा संघीय ढांचे अपनाने का मुख्य कारण जो है, इसे देश में जाति, धर्म, भाषा की भिन्नता के कारण स्वीकारा गया था। क्योंकि हमारे देश में अलग अलग जाति है, अलग अलग धर्म है, अलग अलग भाषाएं हैं, इसीलिए जो है भिन्नता के कारण इसे स्वीकारा गया था। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, इससे पहले इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारतीय संविधान निर्माताओं द्वारा संघीय ढांचा अपनाने का प्रमुख कारण यह था कि भारत देश में जाति, धर्म, भाषा की भिन्नता सर्वाधिक है। ठीक है, भारत क्या है? विविधताओं का देश है। भारत का संविधान मुख्यतः संघात्मक है क्योंकि इसमें संघ सरकार के प्राय सभी लक्षण विद्यमान हैं और संविधान लिखित, सर्वोच्च, निश्चित और स्पष्ट भी है। तो अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, किसने भारत के संविधान को सशक्त केंद्रीकरण की प्रवृत्ति रखने वाला एक संघ शासन की संज्ञा दी? ठीक है, सशक्त केंद्रीकरण यानी इसमें उसने कहा था कि केंद्र मजबूत है, राज्यों से केंद्र को मजबूत बताया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जेनिंग्स के द्वारा, आइवर जेनिंग्स। ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइवर जेनिंग्स ने भारतीय संविधान को सशक्त केंद्रीकरण की प्रवृत्ति रखने वाले एक संघ शासन की संज्ञा दी गई है। और केसी ह्यूयर के अनुसार भारत मुख्यतः एकात्मक राज्य है जिसमें संघीय विशेषताएं नाम मात्र की हैं। भारत का संविधान संघीय कम, एकात्मक अधिक है। तो दोनों स्टेटमेंट मोस्ट इंपोर्टेंट है और अभी सभी एग्जाम में लगभग पूछे जाते हैं केसी ह्यूयर और जेनिंग्स से संबंधित। आप इनको अच्छे से नोट डाउन कीजिए। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, संघात्मक शासन व्यवस्था का विशेषज्ञ किसे माना जाता है? तो संघात्मक शासन का जो विशेषज्ञ माना जाता है केसी ह्यूयर को माना जाता है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं केसी ह्यूयर को संघात्मक शासन व्यवस्था का विशेषज्ञ माना जाता है। केसी ह्यूयर के अनुसार संघ शासन का अर्थ एक ऐसी पद्धति से है जिसके द्वारा सामान्य और प्रादेशिक शासकों से सामंजस्य होते हुए भी वे अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र होते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, भारतीय संविधान के विषय में निम्नलिखित कथन निम्न में से किसका है? तो देखते हैं कौन सा कथन है। भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। ये भी राइट आंसर हो जाएगा केसी ह्यूयर के द्वारा। ठीक है, केसी ह्यूयर का मानना था कि भारत का संविधान जो है अधिक कठोर और अधिक लचीले के मध्य एक समन्वय है। ठीक है, यानी जैसे यूएसए का संविधान है वहाँ पे क्या है? बहुत ही कठोर संविधान है। इंग्लैंड का संविधान क्या है? बहुत लचीला संविधान है। लेकिन भारत का संविधान कठोर और लचीले के मध्य एक संतुलन है, यानी बैलेंस बनाया गया है। और कठोर और लचीले का मतलब समझ रहे हैं आप लोग क्या होता है? कठोर का मतलब होता है इसमें जो है संशोधन, जो संविधान की संशोधन प्रक्रिया होती है, ठीक है, वो बहुत थोड़ा सा टफ माना जाता है उसको। ठीक है, इजली तरीके से संशोधन नहीं होता है, इसलिए उसको संविधान को कठोर के रूप में जाना जाता है, जहाँ संशोधन की प्रक्रिया बहुत टफ होती है। और लचीले का मतलब है वहाँ पे जो है वह संविधान लचीला है जहाँ पे कोई भी पॉलिसी को लागू करना है, तो ठीक है, कोई भी पॉलिसी लागू करनी है तो उसके लिए कोई ज़्यादा सामान्य बिल के माध्यम से प्रस्ताव पास करके वो पॉलिसी लागू कर सकते हैं और ज़्यादा उसमें संशोधन नहीं करना पड़े, वो लचीली व्यवस्था मानी जाती है।
आप इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। केसी ह्यूअर के अनुसार भारतीय संविधान अति कठोरता तथा अति लचीलेपन के बीच अच्छा संतुलन स्थापित करता है। और सर आइवर जेनिंग्स के अनुसार भारतीय संविधान की कठोरता का कारण यह है कि इसमें परिवर्तन की प्रक्रिया थोड़ी जटिल होने के साथ साथ यह विस्तृत है। ठीक है, और इसके अंतर्गत कानून का क्षेत्र इतना विशाल है कि संवैधानिक वैधता का प्रश्न प्राय उठता है। इसलिए अलेक्जेंड्रोविच के अनुसार भारतीय संविधान में संशोधन की सुंदर प्रक्रिया है, क्योंकि इसमें लचीलेपन व जटिलता की अति से बचा गया है। आप लोग सभी लोग एक बार प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और साथ ही शेयर कीजिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और अधिक से अधिक वीडियो हम आप लोगों के लिए लेकर आएँ। तो अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। भारत एक गणतंत्र है जिसमें अंतर्निहित है। तो भारत गणतंत्र है तो उसमें क्या अंतर्निहित है? राज्य का अध्यक्ष निर्वाचित होता है, यानी राज्य का जो अध्यक्ष होता है, यानी जो प्रमुख व्यक्ति होता है, देश का पहला नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति। वो क्या होता है? निर्वाचित होता है। ठीक है, इसीलिए भारत एक गणतंत्र है। तो इसका देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। उद्देशिका स्पष्ट शब्दों में यह घोषित करती है कि संविधान के अधीन सभी प्राधिकारों का स्रोत भारत के लोग हैं। ठीक है, और किसी बाहरी प्राथमिकता प्राधिकारी के प्रति कोई अधीनता नहीं है। पाकिस्तान 1956 तक ब्रिटिश डोमिनियन बना रहा, किंतु भारत डोमिनियन नहीं बना। और 1949 में संविधान की रचना के बाद से उसने अपने आप को गणराज्य घोषित किया। इसका अर्थ यह है कि जनता के द्वारा जनता के लिए बनाई गई सरकार। हमारे राष्ट्र का प्रमुख निर्वाचित राष्ट्रपति सभी पदों पर किसी भी नागरिक की नियुक्ति हो सकती है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। एक संघीय राज्य व्यवस्था में सम्मिलित है। तो संघीय राज्य व्यवस्था में क्या क्या सम्मिलित है? तो देख लेते हैं। संघ और राज्यों के बीच संबंध, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राज्यों के मध्य संबंध, बिल्कुल राइट हो जाएगा। समन्वय के लिए तंत्र, ये भी राइट हो जाएगा। और विवादों को सुलझाने के लिए तंत्र, ये भी राइट हो जाएगा, क्योंकि संघीय व्यवस्था में ये सभी राइट्स हमारे पास हैं। ठीक है, तो इसमें पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा सभी राइट हो जाएगा। तो डी इसका राइट आंसर, सॉरी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। संविधान द्वारा विदित राजनीतिक संरचना परिसंघीय है। इस संघ का नाम भारत अर्थात इंडिया है। और आर्टिकल 1 क्लॉज ए, वर्तमान में इस संघ में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। एक संघीय राज्य व्यवस्था में संघ और राज्यों के बीच संबंध, राज्यों के मध्य संबंध इत्यादि के लिए तंत्र की स्थापना की गई है। राष्ट्रपति अंतर्राज्यिक विवादों की जांच के लिए एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कर सकता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये क्वेश्चन भी, बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में कि अंतर्राज्यीय परिषद यानी विवादों से संबंधित निपटारा। ठीक है, जो अंतर्राज्यीय परिषदों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। संघात्मक व्यवस्था में केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन किसके द्वारा होता है? तो शक्तियों का विभाजन किसके द्वारा होता है? संविधान के द्वारा, यानी 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं संघात्मक शासन व्यवस्था में संघ और उसकी इकाइयों के बीच शक्तियों का बंटवारा संविधान द्वारा होता है। संघात्मक शासन प्रणाली में केंद्र और राज्यों के बीच स्पष्ट रूप से शक्तियों और कर्तव्यों का विभाजन करना पड़ता है। इसके लिए लिखित संविधान की आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए इस प्रणाली में लिखित संविधान की सत्ता को ही सर्वोच्चता प्रदान की जाती है, क्योंकि वही संघ सरकार और प्रांतीय सरकारों के बीच अधिकार विभाजन का आधार होता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। संघात्मक राज्य में केंद्र व राज्य की शक्तियों में परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक है, किसके माध्यम से? संविधान संशोधन के द्वारा, आर्टिकल 368। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं संविधान की सर्वोच्चता संघात्मक शासन प्रणाली की एक प्रमुख विशेषता होती है और परिसंघीय राज्य का जन्म ही संविधान से होता है, वैसे ही जैसे कि निगम की उत्पत्ति उसके सृजनकर्ता के अधिनियम से होती है। संविधान सरकार के सभी अंगों, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का स्रोत होता है। उसके स्वरूप, संगठन और शक्तियों से संबंधित सभी उपबंध संविधान में ही निहित होते हैं। और संघात्मक राज्य में केंद्र व राज्य की शक्तियों में परिवर्तन संविधान संशोधन द्वारा किया जा सकता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। संघात्मक सरकार का निम्न में से कौन सा आधार है? तो संघात्मक सरकार का आधार क्या है? केंद्र और राज्यों के मध्य संबंध जो है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी व्यवस्थापिका का कार्यपालिका से मध्य संबंध, ये न्यायपालिका का व्यवस्थापिका से संबंध और न्यायपालिका का कार्यपालिका संबंध, ये संघात्मक शासन की देन नहीं है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की देन है। आप देख सकते हैं संविधान के प्रथम अनुच्छेद में ही कहा गया है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा। भारत संविधान की संघीय विशेषताओं में द्वैत राज पद्धति, लिखित संविधान, शक्तियों का विभाजन, संविधान की सर्वोच्चता, स्वतंत्र न्यायपालिका एवं द्विसदनीय विधायिका की बात की गई है। अगला है हमारा संघात्मक शासन में पाया जाता है। तो क्या पाया जाता है? संविधान की सर्वोच्चता, बिल्कुल राइट हो जाएगा। लिखित और कठोर संविधान भी इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। मैंने आपको बताया था लिखित और कठोर का मतलब क्या होता है।
आप देख सकते हैं संविधान की सर्वोच्चता लिखित व कठोर संविधान शक्तियों का विभाजन तथा न्यायपालिका का प्राधिकार संघात्मक शासन का आवश्यक तत्व है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है? तो संघीय लक्षण कौन सा है? केंद्र राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। संघीय लक्षण है ये। पूर्ण रूप से लिखित संविधान भी संघीय लक्षण है और स्वतंत्र न्यायपालिका भी संघीय लक्षण है। इकहरी नागरिकता, ठीक है, इकहरी नागरिकता जो है संघीय लक्षण नहीं है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं भारतीय संविधान में संघीय ढांचे के अलावा निम्नलिखित में से एकात्मक और गैर संघीय विशेषताएं भी हैं, जैसे सशक्त केंद्र, ठीक है, राज्य अनस्वर नहीं है, एकल संविधान, संविधान का लचीलापन, राज्य प्रतिनिधित्व में समानता का अभाव, आपातकालीन उपबंध, एकल नागरिकता और एकीकृत न्यायपालिका, अखिल भारतीय सेवाएं, मोस्ट इंपोर्टेंट अखिल भारतीय सेवाएं आर्टिकल 312 के अंतर्गत आता है, एकीकृत लेखा जांच मशीनरी, राज्य सूची पर संसद का प्राधिकार, ठीक है, राज्य सूची के विषयों पर संसद को, जो मैंने बताया था आपको, ठीक है, कुछ विषयों पर संसद को कानून बनाने का अधिकार है, और राज्यपाल की नियुक्ति, ठीक है, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर जिसको प्रेसिडेंट नियुक्त करते हैं, और एकीकृत निर्वाचन मशीनरी, जबकि अन्य विकल्प जो है संघीय लक्षण के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है और भारतीय संविधान न तो संघात्मक है और न ही एकात्मक। तो दोनों स्टेटमेंट दिए गए हैं, तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि भारतीय संविधान जो है अर्ध संघात्मक केसी हेयर के द्वारा बताया गया है, और भारतीय संविधान न तो संघात्मक और न ही एकात्मक भी कहा गया है। ये दोनों का मिला जुला रूप उनको द्वारा बताया गया है, यानी ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, आप इसका एक्सप्लेनेशन रीड कर सकते हैं। संघीय और गैर संघीय विशेषताओं से यह स्पष्ट होता है कि भारत का संविधान अमेरिका, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया की तरह एक परंपरागत संघीय व्यवस्था से भिन्न संविधान है, और इसमें कई एकात्मक और गैर संघीय विशेषताएं हैं, जैसे केंद्र के पक्ष में शक्ति संतुलन है, और संविधान विशेषज्ञों द्वारा भारतीय संविधान के संघीय चरित्र को चुनौती देने को पर्याप्त है। इसीलिए केसी हेयर ने भारतीय संविधान को अर्धसंघीय कहा है, यानी भारतीय संविधान न तो संघात्मक है और न ही एकात्मक। क्योंकि केसी हेयर का मानना था, ठीक है, हमारे विश्व के संविधान से हमने लिए हैं चीज़ें, तो 50% चीज़ें हमने, ठीक है, वर्ल्ड के कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी करके लिए हैं, तो कहीं पे एकात्मक संविधान था, कहीं पे संघात्मक, तो हमने सभी के संविधान से लिया है। इसीलिए केसी हेयर का मानना है कि भारत का संविधान एकात्मक और संघात्मक इन दोनों का मिला जुला रूप है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, इनके कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। भारत एक गणतंत्र है और भारत में संविधान संघ तथा राज्यों में शक्तियों का विभाजन करता है, तो बी राइट आंसर हो जाएगा। दोनों सही हैं स्टेटमेंट, भारत एक गणतंत्र है बिल्कुल राइट है, भारत में संविधान संघ तथा राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन है, ये भी राइट हो जाएगा। लेकिन दोनों का क्या है, दोनों का एक्सप्लेनेशन आपस में मैच करता है, नहीं करता है, ठीक है, दोनों स्टेटमेंट राइट हैं लेकिन अर्थ दोनों का अलग अलग है, इसीलिए ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या नहीं है। आप इसका एक्सप्लेनेशन रीड कर सकते हैं कि भारत का एक राष्ट्रपति जो है निर्वाचित राष्ट्राध्यक्ष होता है, तो भारत क्या है, एक गणतंत्र है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, भारत में संघवादिता व्यवहारिक नहीं है और भारत एक संघीय राज्य नहीं है, ठीक है, तो कह रहा है कि भारत में संघवादिता व्यवहारिक नहीं है, कह रहा है व्यवहारिक तो नहीं है, सही हो जाएगा, ए राइट हो जाएगा, लेकिन भारत एक संघीय राज्य नहीं है, ठीक है, संघीय नहीं है नहीं कह सकते, तो इसलिए इसमें आर गलत हो जाएगा, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ए सही है परंतु आर गलत है। आप इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, भारत एक संघीय राज्य है, ठीक है, और संघीय राज्य के आवश्यक लक्षण हैं एक लिखित संविधान जो भारत में है, संविधान द्वारा केंद्र की इकाइयों के मध्य शक्तियों का विभाजन जो भारत के द्वारा किया गया है, और केंद्र और इकाइयों के मध्य उत्पन्न विवादों के समाधान हेतु एक उच्चतम न्यायालय, ये भी संविधान भारत के संविधान में है, किंतु यह संघवादिता पूरी तरह से व्यवहारिक नहीं है, ठीक है, क्यों नहीं है, क्योंकि संघात्मक और एकात्मक का मिला जुला रूप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है, इसीलिए, ठीक है, क्योंकि शक्तियों का विभाजन का झुकाव जो है केंद्र की ओर ज़्यादा है, क्योंकि हमारे वहाँ केंद्र स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, इसलिए अवशिष्ट जो शक्तियाँ होती हैं वो राष्ट्रपति के संकटकालीन अधिकार जैसे हैं, आर्टिकल 249 जो है जिसमें संसद को राज्य सूची के विषय में कानून बनाने का अधिकार दिया गया है, जैसे अखिल भारतीय सेवाएं हैं, ये पावर किसको दी गई है, राज्य सरकार को दी गई है, और सॉरी राज्यसभा को, ठीक है, और आर्टिकल 356 आदि का प्रावधान कौन करता है, केंद्र करता है, ये भारत को पूर्ण संघीय राज्य बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और अंत में दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। भारत के संविधान में एक संघीय प्रणाली का प्रावधान है, उसने एक बहुत शक्तिशाली केंद्र की रचना की है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी बी, दोनों राइट हैं,
ठीक है, और सही स्पष्टीकरण नहीं है। यानी कोई स्टेटमेंट दोनों राइट हैं, लेकिन दोनों का जो है स्टेटमेंट से संबंध जो है अलग अलग संबंध है, इसीलिए दोनों को और खो राइट हो जाएंगे और स्पष्टीकरण जो है सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, कथन ए और कारण से संबंधित क्वेश्चन है, देख लेते हैं। कथन है, भारत का संविधान एक ऐसी शासन व्यवस्था की स्थापना करता है जिसमें संघवाद और एकात्मवाद के दोनों लक्षण समाहित हैं। बिल्कुल राइट हो जाएगा। और संविधान के अंतर्गत अवशिष्ट शक्तियां संघ का निर्माण करने वाली इकाइयों को प्रदान की गई हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, यानी ए सही है, ठीक है। और इसमें जो है आर गलत हो जाएगा, क्योंकि संविधान के अंतर्गत जो अवशिष्ट शक्तियां संघ का निर्माण करने वाली इकाइयों को प्रदत्त हैं, ये इसमें रॉन्ग हो जाएगा। भारत का संविधान एक ऐसी शासन व्यवस्था है की स्थापना करता है जिसमें संघवाद और एकात्मवाद दोनों के लक्षण समाहित हैं, इसलिए संविधान के अंतर्गत अवशिष्ट शक्तियां संघ को प्राप्त होती हैं। अगला है कथन और कारण से क्वेश्चन है। कथन और कारण से क्वेश्चन आजकल बहुत पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, ठीक है, इसीलिए क्वेश्चन ज़्यादा इसमें दिए गए हैं। भारत उस अर्थ में संघ नहीं है जो अर्थ अमेरिकी समझते हैं। भारत में दोहरी राज्य व्यवस्था नहीं है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए सही है, लेकिन क्या है, आर गलत है, ठीक है। तो क्योंकि भारत में दोहरी राज्य व्यवस्था नहीं है, कह रहा है, क्यों नहीं है दोहरी राज्य व्यवस्था, ठीक है। तो भारतीय संघात्मक शासन व्यवस्था अमेरिका जैसी नहीं है। भारतीय संघीय व्यवस्था में दोहरा शासन है। तात्पर्य यह है दोहरे शासन से कि संघ जो है राज्यों के लिए सरकारें अलग अलग और अपने अपने क्षेत्रों में एक दूसरे से स्वतंत्र रहकर कार्य करती हैं, इसलिए सी सही है इसमें, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जिनके कथनों को पढ़ें, ठीक है। कथन और कारण से संबंधित क्वेश्चन फिर रिपीट हो रहा है। संघवाद व्यवस्था में एक स्वतंत्र न्यायपालिका आवश्यक है और यह केंद्र तथा इकाइयों के बीच उत्पन्न विवाद का समाधान करती है। तो दोनों राइट हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है, क्योंकि संघवादी व्यवस्था में मैंने बताया आप लोगों को एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका का होना आवश्यक है, जो केंद्र और राज्यों के शासनों के बीच संवैधानिक विवादों का समाधान करने के लिए अंतिम निर्णायक के रूप में कार्य करती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन करेंगे, निम्नलिखित में से किस एक का कथन है कि संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी आर अम्बेडकर, ठीक है। अम्बेडकर का मानना था कि भारतीय संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है। भारत में अधिकांश संघीय केंद्रीकरण संवैधानिक विधि के ढांचे के बाहर हुआ है। इसके होते हुए भी यह स्वीकार करना पड़ेगा कि संविधान में एकात्मकता के प्रबल तत्व उपस्थित हैं। ये अम्बेडकर का मानना था। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, संघीय क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है। तो संघीय जो क्षेत्र हैं उनको किसका प्रतिनिधित्व प्राप्त है? संसद के दोनों सदनों का, लोकसभा और राज्यसभा का, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं लोकसभा संसद का प्रथम सदन यानी निम्न सदन होता है। इसे लोकप्रिय सदन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसके सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं, ठीक है। इनको कौन चुनता है? इसे हम लोग चुनते हैं, आम पब्लिक चुनती है। और आर्टिकल 81 के अनुसार लोकसभा की संरचना में राज्यों के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से 530 से अधिक सदस्य जो है संघ तथा राज्य क्षेत्रों से 20 सदस्यों को मिलकर बनती है। वर्तमान में 545 हैं और 550 लोकसभा के सदस्य मैक्सिमम हो सकते हैं। 530 को जनता प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट चुनती है और 20 सदस्य जो होते हैं वो यूनियन टेरिटरी, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेशों से चुनकर आते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, संघीय व्यवस्था में किस संस्था को संविधान का संतुलन चक्र माना जाता है? तो संघीय व्यवस्था में किस संस्था को, ठीक है, तो संविधान का संतुलन चक्र किसे माना जाता है? न्यायपालिका को, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब जो है केंद्र या राज्यों के बीच, ठीक है, कोई विवाद होता है तो उसका निपटारा कौन करता है? न्यायपालिका करती है। इसीलिए जो है संविधान का संतुलन चक्र न्यायपालिका को माना जाता है। आप देख सकते हैं संघीय शासन उस शासन को कहते हैं जिसमें राज्य की शक्ति केंद्रीय सरकार और प्रांतीय सरकारों के बीच बटी होती है। संघीय शासन की एक प्रमुख विशेषता उच्चतम न्यायालय का होना है। यह न्यायालय उन वाद विवादों का निर्णय करता है जो समय समय पर केंद्र और प्रांतीय सरकारों के बीच उत्पन्न होते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, भारत की संघीय व्यवस्था किससे ली गई है? ठीक है, तो भारत की संघीय व्यवस्था किससे ली गई है तो बात करेंगे, तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। यानी जो संघीय शासन प्रणाली है वो कनाडा के संविधान से ली गई है, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। भारत में संघीय व्यवस्था कनाडा के संविधान से लिया गया है। अमेरिका से न्यायिक पुनरावलोकन, उपराष्ट्रपति का पद और सोवियत संघ वर्तमान रूस से मौलिक कर्तव्य, जो वर्तमान में कितनी है? 11 है, ठीक है, ये रूस से लिया गया है।
अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें से एक को कथन, दूसरे को कारण कहा गया है। ठीक है, प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए और जो आपको टफ लगता है क्वेश्चन और नोट डाउन जरूर कीजिएगा ताकि एग्जाम टाइम पे आप रिवीजन कर सकें। ठीक है, तो कथन और कारण से संबंधित क्वेश्चन है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति संघीय है और यह शक्ति के केंद्रीकरण पर आधारित है। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ठीक है, स्टेटमेंट दोनों राइट हैं क्योंकि भारतीय राजनीतिक प्रणाली जो है व्यवस्था प्रकृति जो है संघीय है और शक्ति केंद्रीकरण पर आधारित है। शक्ति के केंद्रीकरण पर आधारित है, दोनों सही हो जाएंगे। लेकिन स्टेटमेंट दोनों 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 जो है अलग अलग परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं, इसलिए इसे एक्सप्लेनेशन जो है इसका राइट नहीं है। आप इसका एक्सप्लेनेशन रीड कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। कौन सा मत बृहद रूप से भारत में क्षेत्रवाद के अस्तित्व से संबंधित है? तो क्षेत्रवाद से कौन संबंधित है? उपरोक्त में से सभी हो जाएंगे क्योंकि भारत संघ से स्वतंत्र होने की मांग, पृथक राज्य की मांग और पूर्ण राज्य की मांग। ठीक है, ये क्षेत्रवाद से संबंधित है सभी। भारतीय संघ में स्वतंत्र होने की मांग जो है, पृथक राज्य की मांग तथा पूर्ण राज्य की मांग से संबंधित मत जो हैं बृहद रूप से भारत में क्षेत्रवाद के अस्तित्व से संबंधित हैं। आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों का छोटे छोटे राज्यों में बंटवारा हो रहा है तथा दिल्ली और पुडुचेरी जैसे केंद्र शासित राज्य पूर्ण राज्य की मांग कर रहे हैं। ये क्या है? ये क्षेत्रवाद है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कारण बताया गया है। तो देखते हैं इसको। भारत क्या है? संविधान अर्ध संघात्मक है, बिल्कुल राइट स्टेटमेंट हो जाएगा। और भारतीय संविधान में संघात्मकता के साथ एकात्मक विशेषताएं भी हैं। तो मैं बता चुका हूं इस क्वेश्चन को, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, ए का मतलब दोनों सही है और उसकी व्याख्या भी सही है। आप देख सकते हैं संविधान विशेषज्ञ दुर्गादास बसु के अनुसार भारत में न तो विशुद्ध रूप से संघवाद है और न ही एकात्मकवाद, बल्कि दोनों का मिश्रण है। यह एक विचित्र प्रकार का संघ है। राजनीतिक विचारकों ने कहा है कि भारत एक अर्ध संघीय ढांचे से अधिक कुछ नहीं अथवा यहाँ किसी तरह से संघवाद है। संघवाद है भी, इसमें अनेक एकात्मक विशेषताएं भी हैं। और तो कथन और कारण दोनों सही है, उसकी व्याख्या भी सही है। अगला है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो देखते हैं कथन और कारण से संबंधित क्वेश्चन। आजकल कथन और कारण से क्वेश्चन जो है एग्जाम में बहुत पूछे जा रहे हैं। इन क्वेश्चनों को प्लीज आप लोग बड़ी सावधानी से देखें और नोट डाउन करते रहें। तो भारतीय संघात्मक व्यवस्था को अर्ध संघात्मक कहा जाता है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो भारतीय संघीय व्यवस्था है, मैंने आपको बता दिया कितनी बार कि ये जो है अर्ध संघात्मक है, यानी संघात्मक और एकात्मक का मिला जुला रूप है। और कारण में कहा गया कि भारत एक स्वतंत्र न्यायपालिका है। भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका है जिसे न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी ए और आर दोनों सही हैं और इसकी व्याख्या भी जो है, व्याख्या आपस में सही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भारत संघात्मक व्यवस्था है, स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन दूसरे में क्या कर रहा है? भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका है। वहाँ संघात्मक व्यवस्था की बात कर रहा है, यहाँ न्यायपालिका की बात कर रहा है। ठीक है, स्टेटमेंट दोनों राइट हैं, लेकिन उन दोनों का एक्सप्लेनेशन आपस में मिल नहीं रहा है, इसलिए एक्सप्लेनेशन इनका राइट नहीं है, स्टेटमेंट दोनों राइट हैं। आप देख सकते हैं भारतीय संघात्मक व्यवस्था को अर्ध संघात्मक कहा जाता है। भारत का संविधान अमेरिका, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया की तरह एक परंपरागत संघीय व्यवस्था से भिन्न संविधान है और इसमें एकात्मक और संघात्मक की विशेषताएं हैं। ठीक है, जैसे केंद्र के पक्ष में शक्ति का संतुलन, इसीलिए केसी हुए ने भारतीय संविधान को अर्ध संघीय कहा है। और भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका है जिसे न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार है। और तो स्पष्ट है कि कथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन किंतु कथन कारण आर कथन ए की सही व्याख्या नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संघ के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो देख लेते हैं। यहाँ न्यायालयों की दोहरी व्यवस्था नहीं है, बिल्कुल न्यायालयों की जो दोहरी व्यवस्था नहीं की गई है। अगला है, राज्यसभा में राज्यों का समान प्रतिनिधित्व, ये इसमें रॉन्ग हो जाएगा। जो राज्यसभा हमारा अपर हाउस है, ठीक है, केंद्र में जो है दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, यानी राज्यसभा उच्च सदन जो है, इसमें राज्यों का प्रतिनिधित्व जो है समान नहीं है। ठीक है, किसी स्टेट में सीटें ज़्यादा हैं, किसी में कम है। जैसे यूएसए के संविधान में समान प्रतिनिधित्व पाया गया है। ये यूएसए की कंडीशन की बात करता तो राइट हो जाता है, इंडिया के परिप्रेक्ष्य में ये रॉन्ग हो जाएगा। और संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण है, बिल्कुल राइट हो जाएगा। और सर्वोच्च न्यायालय संविधान का संरक्षक होता है, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसमें भी रॉन्ग हो जाएगा। आप देख सकते हैं भारतीय संघ की विशेषताओं को निम्नलिखित हैं, जैसे संविधान की सर्वोच्चता है, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका है, और संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन भी किया गया है। और भारतीय संघ के पास लिखित और कठोर संविधान भी है।
मैंने आपको बताया था लिखित और कठोर संविधान, लचीले संविधान और कठोर संविधान में क्या डिफरेंस है। और भारतीय नागरिकता इकहरी नागरिकता है, ठीक है, जैसे अमेरिका के संविधान में है, वहाँ पर ड्यूअल सिटीजनशिप प्रदान की जाती है, यानी स्टेट की जो है नागरिकता अलग होती है, केंद्र की नागरिकता अलग होती है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एकहरी नागरिकता पाई जाती है, सिर्फ केंद्र के माध्यम से दी जाती है। स्टेट की जो अलग नागरिकता होती है वो इंडिया में नहीं है, इसलिए संघात्मक और एकात्मक का मिश्रण माना जाता है। और एकात्मक की ओर झुकी हुई एक संघात्मक व्यवस्था है, ठीक है। तो ये संविधान की जो ये विशेषता बहुत अच्छी है कि एकात्मकता की ओर झुकी हुई संघात्मक व्यवस्था है। तो अगले क्वेश्चन की बात करें। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। बाकी नेक्स्ट टॉपिक केंद्र और राज्यों से संबंधित टॉपिक हम कंप्लीट करेंगे। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।